हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीए 002 अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और समस्याएं, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज हम इस वीडियो में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी और नव उदारवादी उपागम के विचारों के बारे में बात करेंगे कि उदारवाद और नव उदारवादी उपागम क्या है, इसकी समीक्षा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो बजाय लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम जानेंगे कि उदारवादी और नव उदारवादी विचारधारा किस परिस्थितियों में उत्पन्न हुए। फिर उसके बाद देखेंगे कि उदारवाद और नव उदारवादी विचारक क्या कहते हैं। उदारवाद का आरंभ विशेषाधिकारों पर आधारित मध्य युग में राजशाही और सामंतवादी व्यवस्था के विरोध में हुआ। यानी मध्य युग में पूरे यूरोप के अंदर ईसाई धर्म को एक राज धर्म घोषित कर दिया गया था। यानी उस टाइम राजशाही का और सामंतों का शासन था। उस वक्त आम लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता को छीना जा रहा था। यानी सारे अधिकार स्वतंत्रताएं राजशाही यानी राजा और सामंतों के पास थी। आम जो सामान्य जनता थी उनके पास अधिकार स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए वो पिछड़ते जा रहे थे। इसके विरोध में उदारवाद का जन्म हुआ। एक ऐसा विरोध जो जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त था। विरोध का मुख्य नारा था स्वतंत्रता, यानी इसका मतलब निरंकुश और बल प्रयोग करने वाली सत्ता से स्वतंत्रता और व्यक्ति के लिए अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार विकास करने के लिए स्वतंत्रता की मांग। यहां पर जो मांग चल रही थी कि एक वक्त ऐसा आया कि सत्ता से यानी शासन व्यवस्था से आम जनता परेशान हो गई थी, तो उनके खिलाफ वो रोडों पर उतरी और उसके खिलाफ आवाज उठाई। और इन जनताओं को जागरूक करने में जो योगदान था वो था उदारवादी। क्योंकि उदारवाद ने व्यक्ति को एक केंद्र बिंदु मानकर व्यक्ति की बुद्धि और योग्यता क्षमता को उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राथमिकता दी। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जो है अपनी स्वतंत्रता और समानता यानी स्वतंत्रता और अधिकारों का प्रयोग करने के लिए उसे प्राकृतिक वातावरण की बहुत ही जरूरत है। इसलिए व्यक्ति इन प्राकृतिक वातावरण का प्रयोग करके अपना विकास कर सकता है। इसलिए मनुष्य के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं लाना चाहिए, जो कि राजशाही और सामंतवादी शासन व्यवस्था में लगाया गया था। इसके विरुद्ध आम जनता ने अपने अधिकारों स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई। यहां से एक उदारवादी विचारधारा तेजी से विकसित होने लगी। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी यानी लिबरलिज्म जो है और नव उदारवादी नियो लिबरलिज्म दोनों ऐसे उपागम हैं जो राज्यों के बीच सहयोग, शांति और विकास पर जोर देते हैं। इनका मानना था कि प्रत्येक राज्य और प्रत्येक देशों को आपसी सहयोग, शांतिपूर्ण तरीके से और विकास के पथ पर चलकर ही एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। जब सभी देशों का विकास होगा, उन देशों में रहने वाले नागरिकों का विकास भी स्वतः ही हो जाएगा। उदारवाद का मानना था कि दुनिया में केवल संघर्ष ही नहीं होता, क्योंकि संघर्ष अगर संघर्ष के पहलू को देखते हैं तो उसके अलावा दूसरा पहलू यह भी होता है जो आपसी सहयोग का होता है, बल्कि देश आपस में मिलकर काम भी करते हैं। इसके प्रमुख विचारकों में इमैनुअल कांट और वुडरो विल्सन शामिल हैं, जिन्होंने शांति और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने बोला कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की जो भूमिका होगी वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, इसलिए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका पर जोर दिया। वही नव उदारवाद आधुनिक समय का विकसित रूप है। यानी जो नव उदारवादी विचारधारा है, ये उदारवाद का एक नया रूप है। यानी उदारवादी जो है वो परंपरागत है, पुराने हैं, और नव उदारवादी आधुनिक है। जैसा कि आज आधुनिक समय में नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई प्रौद्योगिकी को अपनाया जाता है ना, तो ये इसी आधार पर वो आज के लोगों का विकास करना चाहते हैं। यानी नव उदारवाद ये बताता है कि आज के युग में देश आर्थिक, तकनीकी और व्यापारिक रूप से एक दूसरे पर अधिक निर्भर हो गए हैं। नव उदारवाद मानते हैं कि यूनाइटेड नेशन यानी अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं नियम बनाकर, सहयोग बढ़ाकर विश्व व्यवस्था को स्थिर बनाती है। इस प्रकार दोनों उपागम ये मानते हैं कि सहयोग, संस्थाएं और आपसी निर्भरता के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शांति और प्रगति संभव है। तो इन्होंने ये कहा कि आज नई नई टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास, व्यापारिक जो संबंध आज एक दूसरे देशों के बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए एक दूसरे पर निर्भर होने के बाद इनको जो निर्देशित करेगा ताकि कोई देश किसी देश पर हावी ना जाए, वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को इन्होंने प्रायोरिटी दी। और इन्होंने कहा कि सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए, व्यापार को बढ़ाना चाहिए, जिससे एक दूसरे की टेक्नोलॉजी एक दूसरे देशों में आएगी, आर्थिक विकास होगा और व्यापारिक संबंध तेजी से बढ़ेंगे। इससे हमारे देश की यानी विश्व के सारे देशों की प्रगति होगी और सभी देश के जो नागरिक है वो स्वतंत्र रूप से विकास कर पाएंगे। तो इस तरह से उदारवादियों ने विचार किया। चलिए बात करते हैं उदारवादी उपागम की प्रमुख विशेषता। उदारवाद, नव उदारवाद लगभग कुछ बातों पे सहमत है और फिर आगे जाके वो टेक्नोलॉजी पे आ गए, लेकिन एक ही बात, वो बस उनका दोनों का ही टारगेट था कि
व्यक्ति का विकास कैसे करें, क्योंकि इन्होंने प्राथमिकता दी थी व्यक्ति को। तो ये दोनों ही विचारधारा व्यक्ति के विकास को महत्वपूर्ण मानते हैं। उदारवाद ने अपने परंपरागत रूप से विकास करने की बात की, जबकि उन्होंने आधुनिक तरीके से व्यक्ति के विकास करने की बात की। चलिए बात करते हैं उदारवादी पागम। जैसे कि उदारवादी कहते हैं कि आपसी सहयोग की संभावना। ये कहते हैं कि अगर व्यक्ति का विकास करना है तो प्रत्येक राज्य को आपसी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। आपसी जब सहयोग बढ़ेगा और सभी देश एक दूसरे मिलकर एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखकर अपना विकास करेंगे और एक दूसरे साथ एक दूसरे के लाभ के कार्य करेंगे, यानी जिससे सहयोग की भावना बढ़ेगी और सहयोग की भावना से व्यक्ति का विकास होगा, और ये सब सहयोग जो बढ़ाएगा वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बढ़ेगी। उदारवादी मानते हैं कि राज्य केवल स्वार्थ के लिए संघर्ष नहीं करते, बल्कि वे सहयोग भी कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं इस सहयोग को बढ़ावा देती है। तो दूसरा, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका। जी, उदारवाद ने बोला कि आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे देश, जब राज्य जो एक दूसरे के मिलकर कार्य करेंगे तो उसके नियम की भूमिका जो महत्वपूर्ण होगी वही अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की। अगर किसी देश के भूमिका में अगर कोई रुकावट आती है या कोई देश दूसरे के साथ व्यापार कर रहा है, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई देश किसी देश पर हावी हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए। इसलिए सारे विवादों को, जाहिर सी बात है, सहयोग भी हो रहा है और विवाद भी बनते हैं। तो एक देश दूसरे देश से व्यापार तो बढ़ावा दे रहा है, लेकिन एक तरह से उनकी लड़ाई छिड़ गई। व्यापारिक गतिविधियां अलग होती हैं और युद्ध की गतिविधियां अलग होती हैं, तो उनको विवादों को शांतिपूर्ण सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था चाहिए। इसलिए इन्होंने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। नेक्स्ट, लोकतंत्र को महत्व कहता है कि प्रत्येक देश यानी राज्यों में लोकतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र जनता का शासन होता है, और क्योंकि उदारवादी जो है वो जनता को प्राथमिकता देते हैं और लोगों के यानी व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ाना चाहते हैं। यानी उदारवादी हमेशा व्यक्ति के अधिकार स्वतंत्रता की बात करते हैं और ऐसी कोई संस्था की बात नहीं करते और ऐसी कोई व्यवस्था की बात नहीं करते जो व्यक्ति के अधिकार स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप करे। ऐसी शासन व्यवस्था को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। तो इन्होंने लोकतंत्र को सबसे महत्वपूर्ण माना, क्योंकि लोकतंत्र में जो सरकार होती है वो जनता के द्वारा चुनी गई होती है, इसलिए जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता के हितों के निकार कार्य करेगी। तो इसलिए व्यक्ति के अधिकार स्वतंत्रता के लिए लोकतंत्र का होना बहुत जरूरी है। फिर आर्थिक परस्पर निर्भरता। जब देश व्यापार अर्थव्यवस्था के माध्यम से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तो युद्ध की संभावना कम हो जाती है। तो ये कहते हैं कि सभी देशों को एक दूसरे के सहयोग पे कार्य करना चाहिए ताकि आने वाले समय में युद्ध न हो। जब एक दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे ना, व्यापारिक गतिविधियां या किसी प्रकार के हमारे संबंध दूसरे देशों के साथ बनेंगे जब अच्छे, और आर्थिक परस्पर निर्भरता बढ़ जाएगी, तो इससे युद्ध बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर है अंतरराष्ट्रीय कानून का महत्व। ये कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी कानून है उनको सबसे ज्यादा इन्होंने प्रायोरिटी दी है। इन्होंने कहा उदारवादी पागम जो है अंतरराष्ट्रीय कानून को महत्वपूर्ण मानते हैं, जो देशों के व्यवहार को नियंत्रित करती है, और कोई भी देश अपने व्यवहार को दूसरे देश के पर अपने व्यवहार को थोप नहीं सकता, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कानून बने हुए। फिर है मानव स्वभाव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। जी, ये उपागम मानता है कि मनुष्य मूलतः सहयोगी और नैतिक होता है, यानी मनुष्य हमेशा एक दूसरे का सहयोग करता होता है और नैतिक भी होता है, इसलिए शांति संभव है। इसलिए हम एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग के द्वारा शांति स्थापित कर सकते हैं। फिर इसका है 7th है गैर राज्य तत्वों की भूमिका। जी, उदारवाद केवल राज्यों पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि इसके अलावा कहते हैं कि राज्य को ही आपसी निर्भरता यानी सहयोग को बढ़ावा देने जैसे कार्य नहीं, बल्कि इसके अलावा बहुत सारी एनजीओ होती है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं, उनको भी ज्यादा महत्व दिया है आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए और व्यक्ति के विकास को बढ़ाने में, और साथ ही साथ में फिर शांति और विकास पर जोर। जी, उदारवादी हमेशा विश्व में शांति और विकास पर जोर देते हैं। वो कहते हैं विश्व में जब शांति व्यवस्था बनी रहेगी तो व्यक्ति के अधिकार स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहेंगे। उदारवादी दृष्टिकोण में युद्ध की बजाय विकास, मानव अधिकार और शांति को प्राथमिकता दी जाती है। इस तरह से ये शांति और विकास पर जोर देते हैं। तो इस तरह से हमने उदारवादी उपागमों के बारे में बात करी। अब नेक्स्ट देखते हैं नव उदारवादी उपागम की मान्यताएं। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि ये जो नव उदारवादी उपागम था वो उदारवाद का एक नया रूप था। उन्होंने आपसी सहयोग, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में बात तो करी, साथ ही साथ में यहां पर इन्होंने हमेशा सहयोग को भी महत्वपूर्ण माना। इन्होंने उसी की तरह पर थोड़ी सी ये बोलते हैं कि आज नई टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमें परस्पर सहयोग और करते रहना चाहिए। इन्होंने एडवांस अपनी विचारधारा दी है, लेकिन विचारधारा उदारवाद का ही आधार है, नया रूप। जैसे कि नव उदारवाद जो है वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक आधुनिक दृष्टिकोण है, यानी एक इसे आधुनिक दृष्टिकोण मानते हैं, जो ये बताता है कि आज के वैश्विक युग में केवल शक्ति और संघर्ष ही महत्वपूर्ण नहीं होते। यानी हम शक्ति को बढ़ाना और संघर्ष ही करते रहना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपसी सहयोग, संस्थाएं और आर्थिक संबंध भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आज हमें अपना विकास करना है, हम शक्ति के लिए संघर्ष ही करते रहे, जैसे कि नव यथार्थवादी यानी यथार्थवादी कहते हैं, तो लेकिन हम शक्ति के लिए संघर्ष ही करते रहेंगे तो कभी कभी तो हमें मित्रता, हमें दोस्तों की भी तो जरूरत पड़ती है ना, सहयोगी देश की। तो इसलिए सहयोगी देश हमेशा संघर्ष करने से थोड़े मिलते हैं। सहयोगी देश तो हमारे को आपसी सहयोग करके मिलेंगे। जब हम किसी की हेल्प करेंगे तो जब तो हमारा सहयोगी देश बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर नव उदारवाद ने साफ बोल दिया कि शक्ति के लिए संघर्ष करना ही महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ पर आपसी सहयोग
यानी संस्थाएं आर्थिक संबंध भी उतने ही महत्वपूर्ण है एक देश के विकास के लिए। इसके प्रमुख विचारकों में जैसे कि रॉबर्ट के ओवेन और जोसेफ नाई शामिल है। इसकी प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित है। तो समझ में आया स्टूडेंट? तो यहाँ पर शक्ति के लिए संघर्ष को ही इंपॉर्टेंट नहीं माना नवोदारवाद ने, बल्कि आपसे सहयोग, संस्थाएं, आर्थिक संबंध को भी महत्वपूर्ण माना। चलिए पहला है सहयोग की व्यापक संभावना। जी, नवोदारवादी मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को भले ही अराजक हो, फिर भी देश आपस में सहयोग कर सकते हैं। सहयोग से सभी देशों को लाभ मिलता है, इसलिए वे संघर्ष से बचने की कोशिश करते हैं, जिससे देशों का विकास होता है। सेकंड, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की केंद्रीय भूमिका। जी, उन्होंने आपसी सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। इन्होंने बोला कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को केंद्र मानकर इनके बिना हम आपसी सहयोग नहीं बढ़ा सकते, देश विकास नहीं कर सकता। जैसे कि यूनाइटेड नेशन, WTO जैसी संस्थाएं नियम बनाकर निगरानी करके विवादों को सुलझाकर सहयोग बढ़ाती हैं। ये संस्थाएं देशों के बीच विश्वास भी पैदा करती है, जिससे देशों का विकास होता है और वहां के रहने वाले नागरिकों के स्वतः ही हो जाएगा। अब बात करते हैं, तीसरा है निरपेक्ष लाभ पर जोर। जी, नवोदारवादी ये मानते हैं कि राज्य ये देखते हैं कि उन्हें कुल मिलाकर कितना फायदा हुआ है, ना कि ये दूसरे देशों को उनसे ज्यादा लाभ मिला है या नहीं, बल्कि ये देखते हैं कि दूसरे से ज्यादा लाभ नहीं, बल्कि मुझे कितना लाभ मिला। अपने लाभ को ही देखते हैं और अपने लाभ को दूसरे देश के लाभ से बिल्कुल भी वो दूसरे देश के लाभ को इंपॉर्टेंस नहीं मानते। इससे सहयोग की संभावना भी बढ़ती है। फिर तीसरा, आपसी निर्भरता। जी, आज विश्व के राज्य जो है वो एक दूसरे पर टेक्नोलॉजी लेकर या आर्थिक क्षेत्र में या किसी व्यापारिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो वो एक दूसरे पर क्या है, वो निर्भर है। यानी आपसी निर्भरता आज के देशों में है और उसे हमें बढ़ाना चाहिए। आज वैश्वीकरण के दौर में एक दूसरे पर आर्थिक, तकनीकी और संसाधनों के लिए निर्भर है। यानी सभी देश एक दूसरे पर निर्भर है, टेक्नोलॉजी पे भी, आर्थिक क्षेत्र में, संसाधनों को लेकर। जैसे कि हम पेट्रोल के नहीं, अरब के खाड़ी के देशों पर निर्भर है। हमारे यहाँ पर कृषि व्यवस्था अच्छी है तो हम दूसरे देश हमारे पर निर्भर है, इसलिए सारे देश एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये निर्भरता युद्ध को महंगा और नुकसानदायक बनाती है, इसलिए देशों के सहयोग को प्राथमिकता देते हैं और आपसी सहयोग को बढ़ाओ, जिससे हमें युद्ध में नुकसान और नुकसानदायक कोई भी व्यवहार प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए हमें मतलब आपसी सहयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। फिर इसके बाद है नियम और व्यवस्थाओं का महत्व। जी, नियम और व्यवस्थाओं में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नियम, समझौते, संस्थागत व्यवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण है। ये देशों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और स्थिर रखते हैं, बनाए रखते हैं। अब बात है, राज्य तर्कसंगत होते हैं। जी, नवोदारवादियों का मानना है कि राज्य जो होते हैं वो अपने हितों को समझते हैं और तर्कसंगत निर्णय भी लेते हैं। अपने हितों को ध्यान में रखकर जो निर्णय लेते हैं वो तर्कसंगत लेते हैं। वे अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए सहयोग और समझौते का रास्ता भी अपनाते हैं, क्योंकि प्रत्येक देश तर्कसंगत तरीके से ही अपने रास्ते को चुनते हैं और अपने लाभ के ही फैसले लेते हैं। अब इसके बाद है, सेवंथ है संघर्ष को कम करने पर जोर। जी, नवोदारवादी का मानना है कि बातचीत, समझौते और संस्थाओं के माध्यम से संघर्ष को कम किया जा सकता है और युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए, और इस संघर्ष को खत्म करके हमें सहयोग और लाभ के कार्य करने चाहिए। साथ ही साथ में गैर राज्य तत्वों की भूमिका। जी, नवोदारवादी जो है गैर राज्य के तत्वों की भूमिका को भी जोड़ देते हैं, जैसे कि उदारवाद ने भी बोला कि नवोदारवाद केवल राज्यों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि एनजीओ, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, एमएनसी जो होती है और अन्य वैश्विक संगठनों को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। ये तत्व भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्राथमिकता देते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उदारवाद, नवोदारवादी जो विचारधारा लगभग एक जैसे, क्योंकि नवोदारवाद उदारवाद का एक नया रूप है, इसलिए इनके जो कुछ विचारधारा है वो सिमिलरिटी, मतलब दोनों की समान है। इसलिए कुछ बातों के बात पे उन्होंने एडवांस, यानी नवोदारवाद ने कुछ अपनी एडवांस विचारधारा दी। तो इसलिए आप ये कोशिश, ये मत सोचना कि दोनों के पॉइंट्स एक जैसे बनने। तो ये मैंने इसलिए करा है कि अगर उदारवाद आता है तो उदारवाद को एक्सप्लेन करना, नवोदारवाद आता है तो एग्जाम में नवोदारवाद को, दोनों उदारवाद नवोदारवाद तो एग्जाम में आपके बहुत ही ज्यादा कम आने की संभावना होती है, इसलिए मैंने इन दोनों के 8 पॉइंट्स कराए। तो चलिए, इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से ले जाए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो है, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।